जनरल फैज़ वाला एक वाक़या है, बड़ा इम्पॉर्टेंट तो है कि रेड लाइंस क्रॉस करने का क्या नतीजा हो सकता है। मगर इसको एक नई जो उसके अंदर ट्विस्ट है कि प्रेस रिलीज के अंदर भी ये था कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे वाक़यात आश्कार हुए हैं जिनसे उनके ऊपर जो है चार्जशीट की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कल अपने इंटरव्यू में ये 9 मई से उसको लिंक किया है कि जनाब इस बात का हो सकता है, इम्कान है, और ऑलमोस्ट हिंट कराया है कि उससे रिलेटेड भी उनकी इन्वॉल्वमेंट 9 मई से साबित करके यानी कि पीटीआई के साथ उनकी लिंकेज की इम्कान हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ख्वाजा आसिफ बेहतर जानते होंगे, लेकिन अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बकौल शहजाद रॉय शरीफ वो है जिसको अभी तक मौका नहीं मिला। जैसे अभी आप बयान कर रहे थे ना कि सबने चांस लिया है हर एक बंदे के साथ अपनी सेटिंग कराने की, ये पाकिस्तान की तारीख है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी जो पिछले दहाइयों में चीजें बसा पर्दा होती थी वो अब काफी खुलकर सामने होती हैं, हमारी हमें नजर आ जाती हैं चीजें। देखिए, बिल्कुल मुमकिन है, और बज़ाहिर अब देखिए आईएसपीआर के जो प्रेस रिलीज आया है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, उसमें आराम से आप कह सकते थे कि जी ये टॉप लाइन की वजह से बिल्कुल करप्शन को नहीं टॉलरेट कर सकते, इस तरह की चीजों को इंस्टीट्यूशन के अंदर। लेकिन एक्सप्लिसिट मेंशन किया गया है ना पोस्ट रिटायरमेंट हरकतें, और पोस्ट रिटायरमेंट हरकतें और क्या हो सकती हैं। तो लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि ये अभी एक एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है। कोई भी स्पाई चीफ हो रहा, जैसे आपने कहा, बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री होती है, बहुत चीजें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, और उसके पीछे जो 90% चीजें हो रही होती हैं उनके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता है। अगर इल्म होता है तो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फैज साहब थे हैं, इनको एक बहुत बड़ा शौक चढ़ गया था फ्रंट पे आने का ना, कैमरों पे आने का, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। और मेरा ख्याल है कि ये महंगा पड़ा है इन्हें। एक और चीज जो यहाँ पर वाजे है, मेरा ख्याल है कि एक ये मैसेज दिया गया है कि जी अगर हम अपने बंदे पर इस तरह हाथ डाल सकते हैं, एक ऐसा शख्स who was the former DG ISI, मतलब कोई छोटे ओहदे की बात नहीं हो रही यहाँ पे यार, तो आप कौन हैं? तो मेरा ख्याल है मैसेज इज लाउड एंड क्लियर आमिर साहब। मैं ज़रा एक पॉलिटिकल सिचुएशन ओवरऑल एक लार्जर पिक्चर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 2 ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट की एक उसे ह्यूब्रिस कह लें, कॉन्फिडेंस कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़े। वो बरमला ओपनली ये कह भी रहे हैं कि हम अमल दरामद वो जो 985 का फैसला उस पर नहीं करेंगे, और साथ में कानून साजी भी कर रहे हैं, और वो पूरे टकराव के लिए तैयार हैं। बाकी मार धाड़ की भी वो सिलसिला जारी है, उस तरह ही लोग पकड़े जा रहे हैं, उस तरह ही केसेस बन रहे हैं, उस तरह ही सख्तियां भी जा रही हैं, मीडिया के ऊपर भी कोई ना कोई कदकने प्लान करते रहते हैं। ये तो है गवर्नमेंट। मगर ऑन दी अदर हैंड देखें तो अभी लेटेस्ट आज की जो खबर है कि अपोजिशन की अलायंस जो है उनकी आज एक मीटिंग हुई, अभी उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकला, इनिशियल मीटिंग थी, पर उसके अंदर पहले महमूद खान अचकज़ई, पीटीआई और जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान वगैरह थे। जमात इस्लामी ने कहा है मैं अलायंस का क्या वो हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन के साथ हैं। थोड़ा सा जो है वो ग्रो की है, अपोजिशन अलायंस भी है। फिर उनके जलसे जुलूसों की एक ऐलान भी हो रहे हैं, और सड़कों पे भी बिजली की वजह से, महंगाई के वजह से हालात ठीक नहीं है। फिर सिक्योरिटी की बलूचिस्तान से ख़ास तौर और केपी में भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो ये 2 मुतज़ाद ट्रेंड है, एक तरफ गवर्नमेंट की एग्रेसिव वो है, दूसरी तरफ वो भी पीछे नहीं हटने जा रहे। तो ये क्या, वेयर डू यू थिंक दिस एवरीथिंग इज हेडेड? Nothing, not to a good place, आमिर भाई। अच्छा, एक करके आपने जो 3 बातें की हैं उनको मैं एक करके अगर थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें तो हुकूमत के ऊपर खुद भी तो एक प्रेशर था ना कि हुकूमत, देखिए एक तो हुकूमत है और एक है रियासत। हाँ, तो इस वक्त शायद आर्जी तौर पर वो दोनों एक पेज पर हैं।
अच्छा, बेचारी जो हुकूमत है उन पर भी प्रेशर था कि यार तुम लोग क्यों कुछ नहीं करते, तुम लोग क्यों नहीं कुछ बोलते। तो फिर ये बीच में अता तारा साहब ने कहा कि जी हम पीटीआई को बैन कर देंगे, यकीनन तो इसमें शाबाशी भी मिली होगी। फिर ये बातें हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करना। देखिए, अकेले कोई भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को इस तरह डिफाई नहीं कर सकती। अब जहां तक ऑपोजिशन की अलायंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, अगर आप इलेक्शन के जो असल नताइज हैं वो देखें तो आप देख सकते हैं कि पीटीआई इज अ वेरी पॉपुलर पार्टी। बाकी पार्टीज भी उनके साथ मिली हुई हैं, लेकिन वो क्या अचीव कर लेंगी इस वक्त पर। पब्लिक एजुटेशन हमने देखी है, हमने 9 मई में भी देखी है, हमने उसके बाद भी देखी है, उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल अवाम तंग है, बिजली की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो मुझे भी बहुत पसीना आया हुआ है क्योंकि मैंने एसी नहीं चलाया हुआ, मैं गर्मी में बैठा हुआ यहाँ पे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या ये क्रिटिकल मास बन सकती हैं? अक्सर हम देखते हैं कि कोई एक छोटा सा वाकया होता है, चिंगारी की तरह आती है और एक बारूद का मवाद बना होता है और एकदम एवरीथिंग एक्सप्लोड्स। ये चीज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। जहां तक सिक्योरिटी की सिचुएशन है तो जी बहुत ही खौफनाक है। आज भी आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हमले हुए हैं, बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल टेररिस्ट तो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं और बिल्कुल उनका मुकाबला भी किया जा रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि रियासत और हुकूमत की ज्यादा तवज्जो है डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ। हम अक्सर ये फायरवॉल्स की बात सुनते हैं, पता नहीं उसमें कितना पैसा हम खर्च रहे हैं, वैसे भी हम मकरूज मुल्क हैं। दूसरा, आज आपने देखा होगा कि आज भी काफी डेटा नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रही। जो थोड़े बहुत फ्रीलांसर बेचारे डॉलर कमा लेते थे वो भी जी को पुकार कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन और मुझे तो डर लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज कहीं और हैं। अब ये चीज कहाँ जा रही है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर तो बहुत लोगों ने इस पर तज्जिया किया होगा। मुझे इस वक्त कोई ज्यादा पॉजिटिव आउटकम नजर नहीं आ रहा। ज़रार में दोबारा हसनात ने जो ये कहा है कि तमाम ये जो केसेस हैं वो ये 2/3 अमेंडमेंट के तनाजुर में दिखे जा रहा है, जिसके ज़रिए ये काविश की जा रही है कि चीफ साहब को जो है एक्सटेंशन दिलवाई जाए। एक तो चलें इसके पीछे एक सियासी गेम हो गई या नंबर्स गेम हो गई कि आया सेनेट के अंदर जो है वो 2/3 हो पाएगी नहीं हो पाएगी। यहाँ क्या ये मखसूस नशिस्तों से 2/3 करेंगे, गालिबन 224 चाहिए उसके लिए, या ये 3-3 4-4 की टुकड़ियों के अंदर करते करते खींच के रिंगते रिंगते 224 होंगे। मगर एक मॉरल क्वेश्चन है कि आप एक शख्स के लिए वो आप एक्सटेंशन देने के लिए, और वो इसको क्योंकि गवर्नमेंट ऑन भी करती रही है कि जी हाँ हमारी ख्वाहिश है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, आजम तारड़ साहब कह चुके हुए हैं, और उनका एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाला एक रखा हुआ है कि पता नहीं चीफ साहब की हाँ है या ना है। मुझे याद है कि जो है जस्टिस याकूब को भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एज बढ़ाई थी और उससे बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान की सियासत में एक टेंशन आ गई थी, तनाव आ गया था। तो इसकी जो मॉरल साइड है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि मॉरल सवाल तो बहुत पीछे रह गए हैं ना यार, और आज नहीं काफी टाइम से अभी आप देख रहे हैं किस तरह इलेक्शन को डिले किया गया, पहले जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट की गई। अब ये मोरालिटी से हम बहुत आगे निकल गए हैं। ये एक सरासर सिर्फ और सिर्फ एक इक़्तिदार की खेल है, एक ताकत की खेल है, और इसमें मतलब क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस, क्वेश्चंस ऑफ फेयरनेस, क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी अब बहुत पीछे रह गए, और ये सब जानते भी हैं। और अब तो मेरा ख्याल है कि रूल्स ऑफ द गेम पर बात करना ही एक शायद हमारी ही बेवकूफ़ी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कंक्लूजन में कि हमें एक चीज का शुक्र अदा करना चाहिए, हम जो तमाम सहाफ़ी हज़रात हैं, तमाम एंकर पर्सन हैं, कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में हैं जहां पर कभी कंटेंट की कमी नहीं हो सकती और कभी आप बोर नहीं हो सकते। अब आप सोचें एक सेकंड के लिए कि अगर हम कनाडा में सहाफत कर रहे होते तो हम कितने तंग आ गए होते कि यार यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर हर 2 घंटे के बाद हमें कोई नई खबर मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस सारी नेगेटिविटी में से कोई हम पॉजिटिव चीज निकालें तो वो ये होगी।